सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के फैसले के मुताबिक शरह सूद 10.5% से बढ़कर 11.5% हो गई है। दिसंबर 2025 में महंगाई को काबू में रखने के लिए शरह सूद कम करके 5% कम की गई थी मजमूई तौर पर, और ये 3 साल बाद पहली बार 100 बेसिस पॉइंट्स का अब इसमें दोबारा इजाफा है। जबकि सनतकार तो इस बीच ये मुतालबा करते रहे कि ये सिंगल डिजिट में आ जानी चाहिए। इस इजाफे की बड़ी वजह खित्ते में जंग के बाद पैदा होने वाला तवानाई का दबाव है, बढ़ती महंगाई है। कोरोना के बाद आलमी मुआशी जमूद और पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम के दौर में ये शरह सूद 22% की बुलंद तरीन सतह पर थी। जून 2023 से जनवरी 2026 तक 1150 बेसिस पॉइंट्स की कमी करके बड़ी मुश्किल से शरह सूद 22% से नीचे लाई गई, मगर अमेरिका ईरान जंग ने इस पूरे अमल को उल्टा दिया है, रिवर्स कर दिया है। शरह सूद में इजाफे से महंगाई के नए तूफ़ान का ख़तरा बढ़ रहा है। स्टेट बैंक ने क्योंकि ख़बरदार किया है कि मईशत मुमकिना सुस्त रवी की तरफ बढ़ रही है। मौजूदा माली साल के पहले 6 माह यानी जुलाई ता दिसंबर शरह नमू 3.8%, GDP 3.8% रही, जबकि IMF ने ताज़ा वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक में ये बताया है कि आइंदा माली साल यानी 2026-27 के लिए शरह नमू मज़ीद कम होकर 3.5 तक पहुँच जाएगी, जो इससे कबल 4.1 एक्सपेक्टेड थी। हकीकत यह है कि इस वक्त ईरान अमेरिका कशीदगी की वजह से सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया की जो मईशतें हैं वो रिसेशन का शिकार हैं। अमरीकी मईशत ने बज़ाहिर अपनी पोजीशन बरकरार रखी है, लेकिन लेबर मार्केट और कंज्यूमर स्पेंडिंग में कमी देखने में आई है। यूरोप में जर्मनी समेत कई ममालिक को मुआशी जमूद का सामना है और तरक्की की शरह इंतहाई कम है। चीन में भी मईशत घरेलू तलब में कमी की वजह से सुस्त रवी का शिकार है। मशरक़ वस्ता और यूक्रेन में जारी तनाज़ात की वजह से तवानाई और सप्लाई चेन मुतासर हो रही है, जो आलमी मईशत के लिए सबसे बड़ा ख़तरा बन गई है। स्टॉक मार्केटों को भी इस बीच बड़ा झटका लगा है। फरवरी और मार्च के महीने में अमेरिका में डाउ जोन्स 10%, नेस्डैक 12.5% और S&P 500 में 8.74% की कमी आई है, जिससे सरमायाकारों के तकरीबन 50 खरब डॉलर डूब गए। आलमी हालात से पाकिस्तान में भी स्टॉक मार्केट शदीद मुतासर है। 100 इंडेक्स जो 1,91,032 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर थी, 2 मार्च को एक ही दिन में 16,000 से ज़ायद पॉइंट्स यहाँ पर गिरे, जिससे सरमायाकारों को 18 खरब रुपए का नुकसान हुआ। अगरचे मार्केट ने कुछ रिकवर भी किया, मगर अदम इस्तेहकाम का ख़तरा अब भी मौजूद है, जबकि पाकिस्तान में महंगाई के आदाद व शुमार भी ख़तरे की घंटी बजा रहे हैं। वो कैसे? वफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क में महंगाई बढ़ने की सालाना शरह 13.98% तक पहुँच गई है, जो गुज़श्ता हफ्ते 12.16% रिकॉर्ड की गई। इससे पहले 2019-20 में कोरोना वबा के बाद महंगाई की शरह में मजमूई तौर पर बेपनाह इजाफा हुआ था, जो 2023 में 38% की तारीख़ी बुलंद तरीन सतह पर पहुँची थी, और ये अब तक की मुल्की तारीख़ की बुलंद तरीन सतह है। स्टेट बैंक के मुताबिक माली साल 2027 के बेशतर अरसे में महंगाई 5 से 7% से ऊपर रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि पेट्रोल की कीमत में बड़े इजाफे के बाद रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतें आसमान पर पहुंच चुकी हैं। क़ुव्वत ख़रीद मुतासर हो चुकी है। कंज्यूमर की बाइंग पावर जा रही है। बिजली के बिलों में इजाफा फ़िले बर्दाश्त हो गया है और आम आदमी की ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल तर हो गई है। महंगाई में तो हम बस गरीब लोग हैं, कुछ के मर रहे हैं। बस हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा महंगाई है, क्योंकि गरीब बंदे का एक टाइम का पकता है, एक टाइम का पकाने के लिए भी कुछ नहीं है। बस कोई काम नहीं है, महंगाई इतनी है, पेट्रोल इतना ज़्यादा महंगा कर दिया, वाम को खाने के लिए भूखी मर रही है। वो अपनी मर्ज़ी से ऐसे फ्यूल ऊपर करते हैं, उसके बाद नीचे ले आते हैं, या बहुत ज़्यादा ऊपर करते हैं तो 50-60 रुपये जो है ना कम कर देते हैं। 400 रुपये लीटर पेट्रोल है। आवाम का काम ऊपर है नहीं। मार्केट बड़ा 8 बजे से बंद हो जाती है, 8 बजे के बाद यहाँ बंदा ना बंदे की ज़ात मिलनी है। दिन ब दिन प्रोविंसेस हुकूमत से और नेशनल गवर्नमेंट से टैक्सेस लगाए जाते हैं और दिन ब दिन जो है महंगाई होती है। ये जब से ये सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत आई है तो दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, रेटों में इजाफा हो रहा है, चाहे आटा हो चाहे पेट्रोल हो। पेट्रोल महंगा होने का असर सिर्फ आम आदमी पर ही नहीं पड़ा, ताजिर, सनतकार और कारोबारी हजरात के लिए भी मुश्किलात नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी हैं।
कारोबार की सकत ख़त्म हो रही है, यानी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के ग्राफ में जहां पाकिस्तान बेहतरी की जानिब गामजन था, वहीं अब ये ग्राफ सुकड़ रहा है। सनतकारों का कहना है कि महंगी तवानाई, ज़्यादा टैक्सेस और शरह सूद में इजाफा बरामदात को मुतासर कर रहा है और कारोबार सुकड़ रहे हैं। औकात कार में कमी और स्मार्ट लॉकडाउन जैसे इक़दामात ने मईशत को मज़ीद सुस्त कर दिया है। इस मुल्क में ये वाहिद रास्ता था कि मॉनेटरी पॉलिसी सिंगल डिजिट में आती, जिसमें बोरोइंग इजी होती और इंडस्ट्रियलाइजेशन होती, जिससे मुल्क तरक्की करता और मुल्क जो है वो आगे बढ़ता। तो मसला ये है कि हम हमारी तरफ से इस मामले पे एहतजाज है। गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने फैसले पे नजरसानी करे और अगर हो सके तो फौरी तौर पे जो 1% बढ़ाया है इस फैसले को वापस ले। अगर आप इससे शरह सूद बढ़ाएंगे तो हम अपनी इंडस्ट्री को कैसे चला पाएंगे और अपना प्रोडक्ट बाहर ममालिक में कैसे बेच पाएंगे। आवाम की ये परेशानी अपनी जगह, लेकिन इस सब के बावजूद हुकूमत पेट्रोलियम लेवी के ज़रिए इस वक्त महसूलात बढ़ाने की कोशिश भी कर रही है। IMF और हुकूमत के दरमियान पेट्रोलियम लेवी का हदफ 1468 खरब रखा गया है और सिर्फ 9 माह में 1200 खरब से ज़ायद की वसूली की जा चुकी है। मुआशी परेशानियों के बीच इमारात को फिक्स डिपॉजिट की वापसी और फिर सऊदी अरब से मज़ीद फाइनेंसिंग के साथ साथ हुकूमत बॉन्ड्स का इजरा भी कर रही है, लेकिन इस सब में IMF प्रोग्राम सिक्योर हो रहा है और आवाम बोझ तले दबते जा रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ये सब IMF के 8 मई के इजलास की तैयारी है कि जहां 1.2 अरब डॉलर की किस्त की मंजूरी एक्सपेक्टेड है, या फिर ये महंगाई, टैक्सों का बोझ और शरह सूद में इजाफा आने वाले सख्त बजट की निशानदही कर रहे हैं। ये सवाल और बहुत सारे सवालात हम लेकर चलते हैं। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तशामुल हक साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। इसके अलावा मुशीर वज़ारत ख़ज़ाना खुर्रम शहजाद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। थैंक यू खुर्रम शहजाद साहब। खुर्रम शहजाद साहब, बुनियादी तौर पे ये जो सारा इस वक्त फियास्को है जंग का, इसके बहुत गहरे असरात आ रहे हैं। ज़ाहिर है पेट्रोलियम लेवी की सूरत जो बोझ डाला जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल तक भी महदूद नहीं है, फिर दूसरा उसको लिंक किया जा रहा है रेवेन्यू शॉर्टफॉल के साथ भी। तो इस वक्त एग्जैक्टली हुकूमत करना क्या चाह रही है? क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है वज़ीर आज़म साहब ने भी रिकॉर्ड पे कहा, वज़ीर पेट्रोलियम ने भी कहा, वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने भी कहा कि मैक्सिमम रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन ये 107 रुपये की लेवी, ये आपकी नज़र में, आप ज़ाहिर है पहले इस साइड ऑफ द आइल पे होते थे, आप समझते हैं कि ये एक दुरुस्त फैसला है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच मुझे लेने के लिए। जी देखें, सबसे पहली बात है थोड़ा सा अगर आप इसका रिव्यू कर लें तो आपने देखा होगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पहले वीक में जब जंग शुरू हुई तो एक वीक के बाद जो है कीमतों में इजाफा किया था और फिर उसके अगले 3 वीक्स में कीमतों में इजाफा नहीं किया और उन 3 वीक्स में प्राइसेस जो हैं वो डबल ऑलमोस्ट हो गई थी, चाहे वो खाम तेल की कीमतें हों, चाहे वो रिफाइंड जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की हों जिसमें डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, जो मिट्टी का तेल है, और इसके अलावा जो जहाज़ों के फ्यूल हैं, सब में जो है वो इंक्रीज हो गया था, लेकिन गवर्नमेंट पाकिस्तान ने नहीं किया था। और उसकी आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने ये बताया था कि अपने ऊपर जो है कटौती करके ऑस्टेरिटी मेजर्स लेके जिसमें जो है 1 दिन छुट्टी एक्स्ट्रा करना, घर से काम करना, गाड़ियां जो है 50% ग्राउंड कर देना, ये सारे मेजर्स थे, आपको पता है। फिर सूबे भी साथ आ गई, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हुई कि सूबों ने भी इस बर्डन को शेयर करना शुरू किया और इवेंचुअली ये हुआ कि जब कीमतें बढ़ाई गई उसके साथ साथ जो वो तबका जो कि वल्नरेबल था, यानी कि जो कि कमज़ोर तबका था, जिसे सपोर्ट की ज़रूरत थी, वहाँ सपोर्ट दी भी गई। जैसे मोटरसाइकिलिस्ट की हम बात करें, महाना जो है 2000 रुपये, और इसके अलावा जो है जो डीजल की गाड़ियाँ हैं उनको भी महाना 75,000 से 1 लाख रुपए, ताकि वो किरायों में इजाफा ना करें। फिर रेलवे के किरायों में इजाफा नहीं किया गया। तो इस तरह से जो सपोर्ट दी जा सकती थी वो दी, और जहाँ प्राइस इंक्रीज किया जा सकता था वहाँ किया। अब देखें, ये अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस हैं, ये बेसिकली ऐसे हैं, आप समझ लें कि ये शायद दहाइयों में एक मरतबा होता है। इस तरह की जंग होती है, उसके बाद कीमतें ऊपर जाती हैं। और देखें, इस जंग की एक स्पेशल जो एस्पेक्ट है या एक स्पेशल पॉइंट है, वो ये है कि यहाँ पे एक रास्ता है वो बंद हुआ हुआ है। एक्चुअली ऑयल प्राइसेस पहले भी बढ़ी हैं और पाकिस्तान ने पहले भी इसको बर्दाश्त किया है, लेकिन इस मरतबा रास्ता बंद है। और गवर्नमेंट पाकिस्तान ने, पेट्रोलियम डिवीजन ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने मिलकर ये काम किया कि जो सप्लाईज हैं उनको एटलीस्ट इंश्योर कर दिया। सप्लाईज जो है ना, वो आप देखिए, इंडिया की मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, 700 अरब डॉलर के उनके रिजर्व्स हैं। वहाँ पे जो घरों में गैस इस्तेमाल होती है वो LPG कहलाती है, और वो सारी ईरान से आती है, समुद्री रास्ते से, वो बंद हो गया। हमारे यहाँ शॉर्टेज नहीं हुई, हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ, हमारे ना तेल के जो पेट्रोल के जो पंप्स हैं वहाँ पे, ना गैस के पंप्स पे,
हाँ वहाँ पे इंडिया में देखें हम लंबी लाइनें लगी। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमसे बहुत बेहतर चीज को जरा समझना है, मैनेज नहीं कर सकी, हमने मैनेज कर लिया, ये बहुत अच्छा हो गया। एहतिशाम साहब भी हमारे साथ हैं, वो भी आपसे कुछ सवाल करेंगे, लेकिन जरा मैं क्विकली एक दो राउंड सवाल के आपसे जरा कर लूँ। आपने कहा कि जो स्मार्ट मैनेजमेंट है, जिसमें कि जी वो हफ्ते में एक छुट्टी का इजाफा कर दिया और गवर्नमेंट ने अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर दी, तो फिर ये जो कंज्यूमर लेवल पे 11% इंक्रीज़ हुआ है यानी ऑयल कंजम्पशन में, ये बुनियादी तौर पर आप समझते हैं कि ये स्मार्ट मैनेजमेंट है या ये पैनिक बाइंग है, इसको आप केटर नहीं कर सके, क्यों नहीं कर सके? ये इसने भी तो कंट्रीब्यूट किया ना डेफिनेटली। नहीं बिल्कुल किया। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो 11% इंक्रीज आया था ना मार्च में, उसकी एक बड़ी वजह ये भी थी कि जब जंग चल रही थी उसके हर हफ्ते में लोग एक्सपेक्ट करते थे कि जी अब प्राइसेस बढ़ जाएंगी, अब प्राइसेस बढ़ जाएंगी। तो नेचुरली हो ही रहा था। हमने डेटा बड़ा हमने गौर से देखा, उसमें ये हो रहा था कि एक्चुअली लोग ना अपने फ्यूल टैंक्स को थोड़ा सा नीचे जाते थे तो उसको फौरन से फिल करवा देते थे इस एंटिसिपेशन में कि जी बहुत बड़ा जंप आएगा। वो 3 हफ्तों में ना इस तरह से हुआ कि हर कोई जो है वो लास्ट वीक में यानी कि फ्राइडे के दिन प्राइस चेंज होने का जो है वो एक्सपेक्टेशन होती थी, उससे पहले लोग जाके फ्यूल जो है वो भरवा लेते थे, एक दिन पहले या हाफ अ डे बिफोर। उसकी वजह से वो ना कंजम्पशन में कमी नजर नहीं आई। लेकिन आपने देखा होगा उसके बाद अप्रैल के महीने के नंबर्स आप देखें और अब मई के नंबर्स आप देखेंगे तो आपको वो डिक्लाइन नजर आएगा, क्योंकि प्राइस का इम्पैक्ट भी साथ में जो मार्केटें बंद हुई है ना 8 बजे और 10 बजे, इसका भी एक इम्पैक्ट है। तो आपको नजर आएगा कंजम्पशन नीचे जाती है, इसलिए आप देखें आपका इंपोर्ट बिल इस वक्त स्मार्ट मैनेजमेंट मैनेजेबल है। खुरम साहब एक चीज बताइएगा, खुरम साहब देखें इसमें कोई शक नहीं है कि ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई हैं, इकोनॉमी ऑफ स्केल जो है ना वो हर्ट हुई हैं, बड़ा मुश्किल हो गया। हमारा तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है ना कि किस तरीके से हमने मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को सस्टेन करना है। अभी इस कॉन्टेस्ट में 100 बेसिस पॉइंट का बढ़ जाना, मतलब 3 साल से लोग तवक्को कर रहे थे कि नीचे आएगा, अब इसका बढ़ जाना, आप नहीं समझते कि ये तो ना सिर्फ बोरिंग लोग जो है ना करना चाहते नहीं करेंगे, अपने जो अपना बिजनेस को एक्सपैंड करना वो नहीं कर सकेंगे? आप नहीं समझते कि ये हमारे लिए मुश्किलात लेके आएगा? ख़ास तौर पे रीजन में 5 से 8% तक आप देख लें इंटरेस्ट रेट है। हमारे लोग कहते हैं कि ये इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है। और दूसरा ये कि खुरम साहब अक्रॉस द बोर्ड पूरी इंडस्ट्री ने, पूरी बिजनेस कम्युनिटी ने जिस तरह इसको अपोज किया है, आप नहीं समझते कि गवर्नमेंट को रिव्यू करना चाहिए? मैक्सिमम 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा देते, 100 बेसिस पॉइंट की जरूरत नहीं थी। मतलब कारोबारी हजरात तो समझ रहे थे सिंगल डिजिट में आएगा, आपने तो उनको भी मायूस कर दिया। अच्छा जी देखिए, पहली बात ये कि ये हमने मायूस नहीं किया, ये स्टेट बैंक का अपना एक प्रेरोगेटिव है। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, आपको पता है जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं या रेगुलेटर्स हैं वो इंडिपेंडेंटली अब काम करते हैं। खासकर स्टेट बैंक, आपको पता है स्टेट बैंक की अपनी एक ऑटोनॉमी है और 2-3 सालों पहले ये जो है चीजें चेंज हुई और ये बहुत अच्छा हुआ कि स्टेट बैंक को ऑटोनॉमी ज्यादा बेहतर मिली। तो देखिए ये स्टेट बैंक की कॉल है, इस पे हम अपना कमेंट तो नहीं कर सकते। हम ये कह सकते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या थी। हमारी एक्सपेक्टेशंस देखें होल्ड से लेकर 50 बेसिस पॉइंट तक के था कि जी हो सकता है थोड़ा सा बढ़ जाए, लेकिन डेफिनेटली उससे ज्यादा बढ़ाया गया। लेकिन देखिए मैं ये कहता हूँ कि अगर स्टेट बैंक ने बढ़ाया है तो स्टेट बैंक ने अपने उसके रीजंस दिए, उनके रीजंस में क्या क्या है। देखें थोड़ा सा ये कह लें कि आप थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच ज़्यादा है मेरे ख्याल में, शायद इसलिए कि आगे जाते हुए आज ही हम अगर 100 बेसिस पॉइंट बढ़ा दें रादर देन ये कि हर मरतबा बहुत बढ़ाना पड़े। मुझे लगता है इस तरह से शायद किया गया है कि आज जो है ये लोग कहते हैं इसकी टाइमिंग ठीक नहीं है, हमारा रेवेन्यू का शॉर्टफॉल देख लें 610 बिलियन का हो गया, एक्सपोर्ट हमारी मंफी में चली गई है और आप बजट भी अब आएगा तो क्या होगा? इस तनाजर में लोग कह रहे हैं कि फैसला नहीं है। जी खुरम साहब जरा इसको आर्गुमेंट को करें ना, फिर इसका फर्दर सवाल बहुत है। जी बिल्कुल करें आप। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हुआ ये है कि स्टेट बैंक ने पॉसिबली इस चीज को फोर्स किया है कि आगे जाते हुए हमारा जो इंपोर्ट बिल है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा वल्नरेबल है, आपको पता है ना, हमारा कोई 1/3 हिस्सा जो है एनर्जी इंपोर्ट पे जाता है और अगर ये बहुत ज्यादा गया तो हमारी जो स्टेबिलिटी ये 2 सालों में जो है वो अर्न की गई है ये जो है डीरेल ना हो, इसलिए मेरे ख्याल में रेट बढ़ाएगा। लेकिन मैं आपसे ये एग्री करता हूँ कि डेफिनेटली हमें कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करना है और हमें ये बड़ा एक डेलिकेट बैलेंस लेके चलना है। लेकिन एक पॉइंट में लास्ट इसमें ये कहूंगा कि जो आप देखें 1.5 साल पहले तकरीबन जून 2024 से लेकर अभी तक जो रेट था वो 22 से 10.5 पे आ गया था, अब 100 बेसिस पॉइंट गया है। डेफिनेटली ये कम होना चाहिए था, या अभी इन सर्कमस्टांसेस ये वाले ना होते जंग के तो शायद कम हो जाता, लेकिन क्योंकि सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए तो मुझे लगता है फॉर द टाइम बिंग ये हुआ है। लेकिन होपफुली ये चीज़ सेटल डाउन हो जाएगी तो इंशाल्लाह ये वापस। अच्छा इसमें ये बताइएगा खुरम साहब बुनियादी तौर पे कि जाहिर है जो स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी है उसको देखते हुए, इस वक्त हालात को देखते हुए और जिस तरह से हुकूमत भी पेट्रोलियम लेवी चार्ज कर रही है या जो डेफिसिट में है IMF को भी जाहिर है आपने नंबर्स प्रेजेंट करने हैं, आइंदा आने वाला जो बजट है, क्योंकि स्टेट बैंक खुद कहता है कि जो महंगाई की शरह है वो 5 से 7% के बीच कहीं रहेगी,
कितना मुश्किल होने जा रहा है, मतलब और ख़ास तौर पे लोगों का एक कंसर्न ये रहता है कि भाई टैक्सेशन की क्या सूरत हाल होगी, सैलरीड क्लास पे क्या टैक्स लग रहा होगा, बाकी आप इनडायरेक्ट टैक्सेस की मद में क्या चार्ज कर रहे होंगे, तो कितना परेशान होने की ज़रूरत है नंबर्स को देखते हुए अभी से? देखिए मेरे ख्याल में अभी तो किसी परेशानी की जरूरत होनी नहीं चाहिए। उसकी वजह ये कि अभी तो डिस्कशंस चल रहे हैं ना, अभी तो शुरू होने हैं। IMF का वफ्द आएगा, उसके बाद IMF के साथ बजट पे बात होगी। देखें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का हमेशा ये, अब खासकर ज्यादा ये स्टांस रहेगा कि जितना फॉर्मल सेक्टर से टैक्सेस का बोझ कम किया जाए उतना ज्यादा सरमायाकारी होगी, उतना ज्यादा आपकी ग्रोथ जो है वो सस्टेनेबल होगी और एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ होगी। तो देखें कभी भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी कि एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स पे मजीद टैक्स लगाया जाए, क्योंकि देखें अब हो नहीं सकता ना बहुत ज्यादा टैक्स, कि सैलरी क्लास ही टैक्स मजीद लिया जाए, कॉर्पोरेट से ज्यादा लिया जाए। अब तो वो वाले एरियाज जहाँ पे टैक्स लिया जा सकता है तो लिया जाए, जहाँ से टैक्स नहीं लिया गया या कम है। देखिए उसमें एग्रीकल्चर का ना एक बहुत बड़ा एरिया है जो कि सूबों के पास है। जो फेडरल गवर्नमेंट है वो 95 to 98% जो है वो टैक्स ऑलरेडी कलेक्ट करती है टोटल टैक्सेशन का। इसके अंदर सूबों के हिस्से की मैं बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूँ, उसमें एग्रीकल्चर टैक्स का बहुत बड़ा हिस्सा है। 22-23% वो GDP का बनता है, यानी कि इकोनॉमी का हिस्सा जो है 22-23% है, और वो 1-2% टैक्स 1% टैक्स देता है। तो ये ना सूबों को अपना गेम अप करना पड़ेगा और हम इनकरेज करते हैं। सूबे तो दे ही नहीं रहे खुर्रम साहब, इन्होंने तो मना कर दिया, आप देंगे 1 साल के लिए बैन कर दिया। अब तो अपना पंजाब नहीं, अब असेंबली ने तो मना कर दिया, उन्होंने कहा जी हमने नहीं देना है टैक्स। वो तो IMF आपके पीछे पड़ जाएगा। जो चीजें एग्री हो गई थी इनकम टैक्स की वो रिवर्स हो रही है। नहीं सर ऐसा नहीं, सर ऐसा नहीं है। नेशनल फिस्कल पैक्ट साइन हुआ है, IMF भी इस पे ऑनबोर्डेड है। नेशनल फिस्कल पैक्ट और लीगल बाइंडिंग है, पार्लियामेंट्स ने अप्रूव किया है चारों सूबों। ये ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ये कहे कि मना कर देंगे। ये एक्चुअली टैक्स इंप्लीमेंट हो गया है। कलेक्शन का इशू है, कलेक्शन में देर सवेर हो रही है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि सूबे अगर आगे आएंगे, अपना हिस्सा डालेंगे, मजीद बेहतर करेंगे तो कलेक्टिवली। अच्छा, बजट में मुख्तसरन तरह ये बता दीजिएगा कोई फ्यूल पॉलिसी भी आप इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं? ये जो आप 2000 रुपये दे रहे हैं या वो जो 75,000 या लाख रुपए तक दे रहे हैं, कोई फ्यूल पॉलिसी के मद में भी कुछ होगा? और फिर अगर वो आप क्रिएट करेंगे वो स्पेस, तो उसका बोझ किधर डालेंगे? क्योंकि आपने जब बताया कि हमने 125 अरब रुपये बचाने हैं या 200 अरब रुपये बचाने हैं किफ़ायतशारी से, तो वो आपने नंबर तो बताया, लेकिन फौरी तौर पर आपने लेवी से उसको रिकवर करने की कोशिश शुरू कर दी ताकि वो रेवेन्यू डेफिसिट भी पूरा और आपका जो PSDP वाला मामला है वो भी कवर हो जाए। मतलब एग्जैक्टली इस वक्त किस तरह से उसको पूरा कैसे करेंगे अगर आप वो सब्सिडी देंगे? नहीं, पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि जो लेवी है ना वो सिर्फ पेट्रोल पे है। इस वक्त डीजल पे 80 रुपए लेवी थी, 80 रुपए तक थी, वो हट गई, आपको पता है, जीरो लेवी है उसके ऊपर। लेकिन सर 80 रुपए से 160 रुपए पेट्रोल पे भी तो चली गई ना? नहीं, मैं यही आपसे कह रहा हूँ, अगर वहां से 25 रुपए गई है तो उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट है कि गवर्नमेंट जो है वल्नरेबल सेक्टर को सपोर्ट कर रही है, उसके साथ साथ जंग चल रही है, तो लेवी में तो थोड़ा सा इजाफा है। लेकिन दूसरे एंड पे डीजल जिसकी खपत अच्छी खासी है उस पर तो लेवी जीरो है। दूसरी चीज क्या है, सेल्स टैक्स जो चारों प्रोडक्ट्स पे जीरो है। आपको पता है ना 18% सेल्स टैक्स होता है स्टैंडर्ड किसी भी प्रोडक्ट पे। 4 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे डीजल है, उसमें मट्टी का तेल है, उसके अंदर पेट्रोल है, उसके अंदर एक और प्रोडक्ट है लाइट डीजल है, इन सब पे सेल्स टैक्स जीरो है। सेल्स टैक्स जीरो है, लेवी सिर्फ एक प्रोडक्ट। इजाफी जो 25 रुपए ले रहे हैं वो मुझे सेल्स टैक्स कह के ले लें, पेट्रोलियम लेवी कह के ले लें, लेकिन वो आप नहीं सर नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मैं फर्क बताता हूँ आपको। दुनिया भर में अगर आप थोड़ी सी मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ, आप रिसर्च करें, आप देखेंगे कि सेल्स टैक्स को कोई नहीं छेड़ता। उसके अलावा लेवीज सारी हैं इन ग्रीन हाउस गैसेस पे, पेट्रोल डीजल को कम करने के लिए, ताकि एनवायरमेंटल इश्यूज कम हो। ये लेवीज हर प्रोडक्ट्स पे पूरी दुनिया में लगी हुई है, ऐसा नहीं है कि लेवीज नहीं है। सेल्स टैक्स अलग चीज है। सेल्स टैक्स जीरो कर दिया गवर्नमेंट ने, ये रिलीफ दिया, अभी से नहीं है, ये कई 2-3-4 सालों से पहले से है कि सेल्स टैक्स जीरो है। और दूसरा लेवी जो है ना वो एक प्रोडक्ट पे खाली, तो वो तो चारों पे होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 पे होनी चाहिए। देखिए मैं इससे ये कहना चाह रहा हूँ बैलेंस होना चाहिए, लेकिन जंग की सिचुएशन को अगर अल्लाह करे कि आप इसको अभी 1 तक ही महदूद रखें। वेल, थैंक यू फॉर योर टाइम खुर्रम शहजाद साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। एहतशाम साहब, आपने गुफ्तगू सुनी है, मतलब एक प्रोडक्ट पे लेवी है लेकिन वो भी 80 से 107 रुपये हो गई है, और मजमूई तौर पर वो कहते हैं शरह सूद। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी ज़ाती राय में कि ये 50 बेसिस पॉइंट्स वो भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, 100 उनके लिए भी शॉक करे जो आपने सवाल किया। देखें वह 2 चीज़ें हुई हैं, एक तो खुर्रम साहब चले गए, एक तो अभी एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो है ना रजिस्ट्रेशन की थी सिंध ने भी, बाकी सूबों ने भी और पंजाब ने भी। अभी ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये 1 साल के लिए इन्होंने उसको पेंड कर दिया कि हम इस एग्रीकल्चर इनकम टैक्स नहीं लगाएंगे। पिछले साल से लगना था, इस साल भी नहीं लगा। अब आइंदा देखें आइंदा माली साल में क्या होगा। दूसरा ये कि 2 हफ्ते पहले पंजाब असम्बली ने एक बिल मंजूर किया कि हम नहीं इस बात को मानते
ये इस्तेकाक तो हमारी पार्लियामेंट का है कि हम इसको पास करेंगे नहीं करेंगे, और ये हम किसी एग्जेक्टिव ऑर्डर से इसको नहीं होने देंगे। तो इसका तो सब दुनिया को पता है कि IMF ने इसको सीरियसली लिया, और आइंदा जो अब $1.2 बिलियन की हमारी किस्त है उसमें चीज़ें आएंगी। मेरा ख्याल है सबसे अहम बात यह है वैद के इस स्टेज पे हुकूमत ने जो है ना प्रीएम्प्ट किया है। हुकूमत ये समझ रही थी कि इस वक्त हमारा जो इन्फ्लेशन है, अभी हेडलाइन इन्फ्लेशन 7.3% की है और कोर इन्फ्लेशन 7.8% की है। अब जो जिस तरह कहा जा रहा है कि 14% तक चली जाएगी, अभी प्राइवेटली कहा जा रहा है, हुकूमत को ये डर है कि जी ये महंगाई 14% तक गई तो मामलात ख़राब हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि जल्दी से, अगरचे प्रोवोकेशन एज सच नहीं हुई, बाकी दुनिया के मुल्क हैं 5 या 8% पॉलिसी रेट जो है इस रीजन का, इन्होंने क्यों बढ़ा दिया। लेकिन अब तो हुकूमत को जहाँ से भी पैसा मिलने की उम्मीद होती है ना, चाहे पेट्रोलियम है, अभी देखें इसी तरह से अभी नए टैक्सेस लगेंगे, कितने लगेंगे। असल मसला ये है कि हुकूमत जो है इस तरफ तवज्जो नहीं देती, कोई भी नहीं देता कि हमारे यहाँ स्ट्रक्चर रिफॉर्म नहीं होती, नतीजतन बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाती, लीकेजेस बहुत हैं। और फिर मसला ये इसमें इस्लाम साहब टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए ज़रा मुझे बताइएगा, बढ़ाना है, हाँ टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए, नेट को बढ़ाने के लिए तो काम ही नहीं हो रहा। मैं वही कह रहा हूँ ना, देखें ये इस तरह के शॉक्स जो आते हैं ना, एक्सटर्नल शॉक्स आते हैं, जिस तरह अब ये सप्लाई लाइन डिस्टर्ब होगी ईरान इराक की वजह से, ईरान अमेरिका की जंग की वजह से। अगर ये हमारे यहाँ ये अब कोई स्ट्रीमलाइन हुई होती है, अब कहा जा रहा है 10 लाख और लोगों को लेके आना है इस नेट में, इनकम टैक्स नेट में लेके आना है, अभी तक तो नहीं आ रहे। जो लेके आए हैं वो तकरीबन 1 करोड़ हो गया, बंदा 45 करोड़, अपना 25 करोड़ की आबादी में से आधे लोग नील फाइल करते हैं अपनी इनकम को। तो बात यह है कि गवर्नमेंट ने अपने तौर पर जो कहा जाता है ना, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इंश्योर कैसे करना है, उसके लिए ज़रूरी है कि अनइंटरप्टेड जो है ना हमारी जो स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स हो। एनर्जी सेक्टर कहते हैं बिगेस्ट रोल है, अभी देखें 5 ट्रिलियन रुपीस का आप देख लें इसका डेफिसिट हो चुका है, खसारा बिजली का और गैस का, कौन पूरा करेगा। 610 का शॉर्टफॉल आप देख लें जिस तरीके से आया हुआ है रेवेन्यू का, वो भी फिर एक बुनियादी तौर पर एक लंबी बहस है ना एहतशाम साहब, उस पर आई एम श्योर बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और फिर इन्होंने बजट के दिनों में जाके हम उस पर जरूर बात भी करेंगे। अगले महीने जो है ना $18 बिलियन के रिजल्ट हो जाएंगे। अब मुझे नहीं समझ आई कि कैसे हो जाएंगे, 1.2 बिलियन डॉलर डालने के बाद 18 कैसे हो जाएंगे। अभी इस वक्त 16 बिलियन तो हैं। इनको किसी ने कोई एश्योरेंस दी हुई है या इनकी कोई कैलकुलेशन है या नंबर आगे पीछे हो गया, खैर हमें इंतजार करना होगा। और ये बिजली सारा है और इसको कैसे जनरेट करना है, ये तो एक बहुत मतलब एक बड़ा टॉपिक है। इसमें सोलर के मामलात हैं, इसमें फिर वो IPPs वाले मामला, इसको डिस्कस करेंगे। अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। मशरक़ वस्ता की जंग मिसाइलों और बारूद के बाद अब मुज़ाकरात, मुआशी दबाव और सियासी चालों के दरमियान लड़ी जा रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि अमरीकी सदर ने खुद मुज़ाकरात की ख्वाहिश जाहिर की है। बज़ाहिर ये एक बड़ी पेशरफ़्त लगती है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान की नई पेशकश से मुतमईन नहीं है। ही डिडंट लव इट। अमरीकी हुकाम के मुताबिक इस तजवीज़ में ईरान के जोहरी प्रोग्राम पर कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं है और यही सबसे बड़ी रुकावट भी है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान के ज़रिए भेजे गए पैगाम में पहले जंगबंदी, फिर मुस्तकिल सीज़ फायर और आबनाए हुर्मुज़ खोलने के बदले ईरान से पाबंदियों के ख़ात्मे का मुतालबा शामिल है। ईरानी मौक़िफ़ के मुताबिक अगर ये शराइत पूरी हो जाएँ तो फिर जोहरी प्रोग्राम पर बातचीत मुमकिन हो सकती है, ताहम इसके लिए अमरीका को पुरअमन मकासद के तहत यूरेनियम अफजूदगी के हक़ को तस्लीम करना होगा। दूसरी तरफ अमरीका के अंदर भी एक जंग चल रही है। 60 दिन की जंगी मुद्दत मुकम्मल होने के बाद अगर जंग जारी रखनी है तो अब अमरीकी सेनेट से मंजूरी लाजिम हो गई है। डेमोक्रेट सेनेटर चक शूमर ने कहा है कि वॉर पावर्स रेजोल्यूशन पर 6ठी बार वोटिंग करने के लिए वो तैयार हैं। इसी दौरान पेंटागन और कांग्रेस के दरमियान दिफाई बजट पर मुशावरत भी हो रही है। कोशिश ये है कि वसाइल का बहाव जारी रखा जाए ताकि किसी तरह जंग भी जारी रखी जा सके। उधर मुआशी महाज पर ईरान पर दबाव बढ़ रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़जाना ये बताते हैं कि ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी उसकी ऑयल इंडस्ट्री को मफलूज कर रही है और अगर यही सूरत हाल रही तो ईंधन का बहरान सर उठा सकता है। खित्ते में कशीदगी सिर्फ और सिर्फ ईरान और अमरीका तक महदूद नहीं है, बल्कि इसराइल की लेबनान पर जारहियत के बाद हिजबुल्लाह ने यह वाज़ेह किया है ना हथियार डालेंगे और ना ही बराह रास्त मुज़ाकरात करेंगे। और दूसरी तरफ ईरान ने भी हिजबुल्लाह की हिमायत का आदा किया है। पासदारान इनकलाब कुद्स फोर्स के सरबराह इस्माइल कानी ये कहते हैं कि मुज़ाहमती महाज के दरमियान इत्तेहाद पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो चुका है। उधर अक़वाम मुत्तहिदा की जोहरी अदम फैलाव पर 4 हफ्तों पर मुहित कॉन्फ्रेंस में फ्रांस ने शुमाली कोरिया और ईरान के मिसाइल प्रोग्रामों पर तशवीश जाहिर की है। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारिजा कहते हैं कि ईरान और शुमाली कोरिया अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम तर्क कर दें जो आलमी अमन के लिए ख़तरा है, जबकि जर्मनी ने अक़वाम मुत्तहिदा को सफारतकारी का मरकज़ बनाने का मुतालबा किया है। लेकिन सवाल यह है कि बड़ी ताकतें वाक़ा चाहती हैं, ऐसा होने दे सकती हैं, इसको फैसिलिटेट कर रही हैं
या नहीं कर रही हैं। सबको डिस्कस करेंगे। एहतशाम उल हक साहब तो हमारे साथ मौजूद हैं। इस बीच हमें साबिक सफारतकार नगमाना साहिबा ने भी ज्वाइन किया है। नगमाना साहिबा, थैंक यू फॉर योर टाइम। बुनियादी तौर पर इस सारी सूरत हाल को बयान करने का मकसद ये है कि यहाँ पर रोज़ाना हर एंड से छोटी छोटी खबर है, लेकिन वो डेफिनेटली बहुत इम्पैक्ट रखती है। अब एग्जैक्टली इस वक्त जो आखिरी ऑफ़र गई है ईरान की तरफ से, अमरीकी सदर का कहना है कि आई डिडंट लव इट, तो अब अगर उनको पसंद ही नहीं आ रही, उनको समझ ही नहीं आ रही, तो अब वे फॉरवर्ड आपकी नज़र में निकलता हुआ नज़र क्या आ रहा है? कंसिडरिंग कि रशिया इन्वॉल्व है, पाकिस्तान मीडिएटर के तौर पर काम कर रहा है, वे फॉरवर्ड है कि एग्जैक्टली सूरत हाल का इस वक्त? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। देखिए, पिछले 60 दिन से मेरा ख्याल है इस मौजू पे जिस कदर के तबसरे हुए हैं, तो मेरा ख्याल है सैचुरेशन ऑफ तबसरे अब हो गया है। लेकिन जो इस वक्त एग्जैक्ट सिचुएशन है वो मैं एक ही वर्ड उसके लिए कह सकती हूँ कि अनटेनेबल है। क्यों? ये बहुत ज़्यादा अरसे तक ये सिचुएशन नहीं चल सकती, फॉर द सेम रीजंस जिनका आपने अभी बहुत तफसीलन जिक्र कर दिया है। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये तो कहा है कि जी ये आई डिडंट लव इट, बट उन्होंने साथ ये भी कहा कि दिस इज मच बेटर प्रपोजल दैट दे हैव सेंट, और साथ उन्होंने इस बात का भी इशारा दिया है कि ये जंग बहुत जल्द बंद हो जाएगी। तो इसमें नेचुरली इस वक्त ईरान तो जिस तरह मतलब उसके ऑयल एक्सपोर्ट पे भी इस वक्त प्रॉब्लम हो रहा है, उसने बहुत हेवी हिट भी ली है, लेकिन इन ऑल फेयरनेस इस वक्त ईरान फिर भी आपको ज़्यादा मजबूत लगता है, बिकॉज इट्स ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री एंड राइट साइड ऑफ इंटरनेशनल लॉ। उसकी निस्बत अमेरिका के इस वक्त प्रॉब्लम्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आते हैं, ख़ास तौर पे ज़ाती तौर पे प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए। दोनों के लिए मुश्किल है, बट प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए निस्बतन ये सिचुएशन ज़्यादा मुश्किल है। दोनों चाहते हैं कि जंग बंदी हो, लेकिन ईरान मेरा ख्याल है अमेरिका से ज़्यादा इंतज़ार कर सकता है। उनके दे आर वेरी रेजिलिएंट, उन्होंने ऑलरेडी शो किया है 47 years and they have जज्बा बहुत है उनके पास, अभी भी मिलिट्री इक्विपमेंट काफ़ी है, और सबसे बड़ी बात है इस वक्त ईरान के साथ आप कमोबेश पूरी दुनिया खड़ी हुई है। लेकिन ये भी हमें देखना होगा कि ये पूरी दुनिया आखिर कब तक खड़ी रहेगी, क्योंकि लोगों एवरीबडी इज गेटिंग इफेक्टेड। और तो इसमें जो ईरान इस वक्त बातें कर रहे हैं सब लॉजिकल और ठीक बातें हैं, और ये बातों की नौबत इसलिए आई है कि जो एक कॉम्प्रिहेंसिव सा जिसमें सारे मसाइल थे वो डायलॉग चल रहा था, वो डायलॉग बहुत अच्छा उसका पहला राउंड हुआ, और अगर उसके बाद ये नेतन्याहू साहब ना अटैक करते लेबनान पे, और फिर ट्रंप साहब एक खुले हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ना बंद करते, तो फिर हम इस सिचुएशन पे ना होते। वो करने से जो ईरान का ट्रस्ट है वो और ज़्यादा इरोड हो गया है, पहले ही बहुत कम था ऑन अमेरिका। तो वो अब कहता है कि जी अब ठीक है, अब फिर स्टेप बाय स्टेप चले। आप पहले खोले ये ब्लॉकेड, हम ब्लॉकेड हटा लें, हम हॉर्मोज खोल देते हैं, फिर यूरेनियम पे बात कर लेते हैं। अच्छा, इसमें एहतशाम साहब बुनियादी तौर पे एक्सक्यूज मी, अगर मैं एक सेंटेंस खत्म करूं, यूरेनियम का भी देखिए, यूरेनियम पे भी बहुत तफसीली ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों पे ईरान जो है वो एग्रीड है। ओमान के साथ भी जो फैसिलिटेशन में बात हो रही थी उस पे वो 3.5% एनरिचमेंट पे एग्री कर गया था, और JCPOA में तो 3% था। लेकिन अगर आप उसे कहें कि नहीं जी सिर्फ आपका न्यूक्लियर वेपन जो है वो हमारे लिए खतरा है, तो नाउ ईरान इज सेइंग कि फिर आप बाकियों के न्यूक्लियर वेपन्स की भी बात करें, और 3 पॉइंट एनरिचमेंट से तो यूरेनियम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनेगा। सो यू हैव टू बी सेंसिबल। लेकिन खैर वो यही तो चीज़ लैक कर रहे हैं हमें सारी सूरत हाल में। अच्छा एहतशाम साहब, ये तो सारी सूरत हाल का था, अहाता है ना, इसमें एक एलिमेंट जो कि जाहिर है मौजूद था, लेकिन
रशिया जाना, सेंट पीटर्सबर्ग में मुलाकात होना इराक़ची की प्यूटन से, बुनियादी तौर पर इस एलिमेंट को और इस मैसेजिंग को, इन ऑप्टिक्स को किस तरह से देखा जाए इस सारी सूरत हाल में कि ये मामलात को मज़ीद सुलझाने की तरफ जाते हैं, या ये बड़ी लाउड एंड क्लियर मैसेजिंग है टूवर्ड्स वाशिंगटन कि जी देख लें हम कहाँ खड़े हैं और आपके साथ क्या कुछ हो सकता है? इसको परसीव किस तरह किया जाए, इसका ब्रेक डाउन क्या है? मैं रशिया की इन्वॉल्वमेंट के बारे में अभी आपसे जिक्र करता हूँ, आपको बताता हूँ मैं एक असल सूरत हाल क्या है। देखें, आज की न्यूयॉर्क टाइम की बड़ी स्टोरी जो है ना वह वो ये कहती है कि इस वक्त जंग बंद है, ना लड़ाई हो रही है, ना अमन है, लिम्बो में है दोनों, ईरान और अमेरिका, और ये स्टैंड ऑफ जो इस वक्त हो चुका है दोनों उससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं। एक तो कहता है कि जी ईरान को इकोनॉमिक पेन जितना मिला है वो लग रहा है कि वो भी वो सस्टेन कर सकता है, तो अमेरिकन को ज़्यादा तकलीफ़ है कि ये कैसे हो गया। दूसरा वो कह रहा है कि जी अमेरिकियों की परेशानी ये है, तो रिपोर्ट कहती है कि जितनी जल्दी से चीज़ें शेप अप हो रही हैं, अभी आप देख लें पॉपुलैरिटी का ग्राफ देख लें, रिपब्लिकन पार्टी के साथ जो कुछ हो रहा है मिड टर्म इलेक्शन में जो होने जा रहा है, तो ये इस घबराहट में है कि किसी तरीके से जल्दी मुज़ाकरात किसी नतीजे पे पहुंच जाए। और इनडायरेक्टली ये भी बात हो रही है कि शायद वो इतनी जल्दी हमला भी नहीं करेंगे, जैसा कि ख़ुद भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि ये हमला नहीं करेंगे, अगरचे किसी बात पे यकीन नहीं किया जा सकता। अब आ जाए रशिया की इन्वॉल्वमेंट, बड़ा एक इंटरेस्टिंग टच आया है इसमें। वह देखें जिस तरीके से इराक़ी साहब पाकिस्तान आए, उसके बाद ओमान गए, ओमान से फिर पाकिस्तान आए, और फिर आपने देखा पाकिस्तान ने उनको अपना जहाज़, अपना एयरफोर्स का जहाज़ उनको लेके गया, ओमान भी और फिर रशिया भी। ये सारी चीज़ें बड़ा वाज़े तौर पे बता रही है कि इनसिक्योरिटीज़ उनकी अपनी जगह मौजूद हैं, कि किसी वक्त इजराइल उन पर हमला कर सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। अब रशिया ने जो ऑफ़र किया ना, रशिया ने तो दूसरी दफ़ा फिर कहा कि जी आप आए मॉस्को में मुज़ाकरात कराते हैं। फिर जो इतलात आ रही हैं, जो मुझे पता चला वो ये है कि जब उन्होंने कहा कि जी हम तो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट पे भी तैयार हो गए थे, और इसके बाद हमें जो कहा गया था कि जी कि आपका $100 बिलियन, जो ख़ास तौर पे बाकर साहब कहते हैं जो असम्बली के स्पीकर हैं, और उसमें $7 बिलियन जो बार बार हर बंदा कह रहा है कि साउथ कोरिया वो कतर में पड़ा हुआ दिलवा देंगे, अमेरिका उससे पीछे हटा है। इस पर ईरान को बड़ी तकलीफ भी हुई है, और उन्होंने कहा कि ये हमारे साथ गलत बयानी की गई। जब ईरान ने ये रशिया को कहा कि जी आप अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके ये हमें अपने कम से कम दिलवाएं, तो वहाँ से तो इतलात ये आ रही हैं कि रशिया तो ये कहता है कि जी $300 बिलियन मेरा जो है वो फ्रीज़ किया हुआ अपना बाहर की दुनिया में, हम वो नहीं ले सके तो आपको कैसे दिलवाएंगे। अच्छा। देखिए इस वक्त रशिया, काश के रशिया अवैध इस जंग में ना होता, यूक्रेन की जंग में, 4 साल की जंग में उसका वज़न बड़ा कम हुआ है, उसका स्ट्रेचर सफाती सतह पे बड़ा कम हुआ है। भले वो कहता रहे कि जी अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की वजह से यूक्रेन सस्टेन कर रहा है, बहरहाल वहाँ इतने बड़ी ताकत हैं और वो अभी आपसे लड़ रहा है, तो उनका वो कहते हैं सालस का किरदार बनता नहीं है। सालस के किरदार के लिए सब पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। बीच में वक्त आया था किसी ने कहा कि टर्की की तरफ जाएँ, अगरचे स्पॉयलर भी हैं, ईरान के एक साहब हैं, उन्होंने सिक्योरिटी से ताल्लुक़ है, उन्होंने कुछ इस तरह की मेरा ख्याल है बातें की हैं जिससे कोई हमारे लिहाज से अच्छा टेस्ट में नहीं आती। असल बात यह है, मैं आपको बता सकता हूँ कि इनडायरेक्ट टॉक्स नहीं, डायरेक्ट टॉक्स अमेरिका जो है ना इस वक्त ईरानी उनके साथ कर रहे हैं। ठीक है, कुछ हवाले से हमें भी लग रहा था कि जी ये बाईपास हो गए, लेकिन हमने फिर भी इनकरेज किया कि जी ठीक है, अगर आप बातचीत होती है, मकसद हासिल होता है, तो फिर क्या बुराई है इसमें, तो आए। हाँ, अच्छा, इसमें नगमाना साहब इसको हमने कंक्लूड करना, बस एक आखिरी सवाल की तरफ देखते हैं। एक आखिरी सवाल नगमाना साहब मैं आपसे करना चाह रहा हूँ। नायब नगमाना साहब आपसे, नायब वज़ीर दिफा ईरान के वही कहते हैं कि हम दुनिया को, अपने दोस्त ममालिक को बता सकते हैं कि हमारे पास क्या टेक्नोलॉजी और अमेरिका को हमने किस तरह से शिकस्त दी। ये कितनी इंपॉर्टेंट मैसेजिंग है और कितनी इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ज़ाहिर उनका डिफेंस है ही, इंटरेस्टिंग कितनी है, वो मतलब कह रहे हैं कि जी आओ मैं बताता हूँ कि अमेरिका को कैसे मारना है। तो ये मुज़ाकरात के बीच में ये वाली मैसेजिंग कैसी है? आई थिंक ये भी मैसेजिंग ट्रंप साहब को काउंटर करने के लिए है, जो वो कहते हैं कि जी मैंने नस्लो नाबूद कर दिया और हमने उनको कई सदियां जो है वो पीछे धकेल दिया है, और उनके ना मीज़े के फैक्ट्रीज नहीं हैं और ना, तो आई थिंक ये एक तो उसको काउंटर करने के लिए ये एक है कि जी आए हम आपको बताते हैं कि क्या क्या, लेकिन अपने दोस्तों को दिखाते हैं। तो दूसरा आई थिंक कि इस बात की तरफ भी जाता है कि जो पहले उन्होंने पॉलिटिकली बड़े खुल के भी कहा है कि इट इज़ नाउ टाइम, और उन्होंने ओमान में भी शायद कहा है कि इट इज़ नाउ टाइम कि हमें अपना जो सिक्योरिटी ऑफ द रीजन है वो हमें आपस में मिल के उसका कोई इंतजाम करना चाहिए।
और खास तौर अच्छा, पे इस पे एक और टर्न आया है, बड़ा इंटरेस्टिंग टर्न आया है। देखिए अभी जो ये अबनाए हॉर्मस पे जो टोल लेने की बात हो रही है, गए ओमान भी गए थे कि हम मुश्तरका तौर पे कर सकते हैं। अभी देख लें पनामा वाले तो टोल लेना शुरू कर दिया। अब तो अपना स्टेट ऑफ मलाइका में इसने इंडोनेशिया ने कहा कि जी हम टोल लगाएंगे, उन्होंने लेना शुरू कर दिया है। तो ये ईरानियों को बड़ी इनकरेजमेंट हुई है कि जी 12 नॉटिकल माइल से आगे जाके हम जो कुछ कर सकते हैं, तो हम उनका ख्याल है कि हमें भी ये इस पर टोल लेना चाहिए। आपको लगता है इंटरनेशनल कम्युनिटी ये एक्सेप्ट कर लेगी नगमाना साहब? जी देखिए, बिल्कुल जहाँ तक इसका सवाल है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, तो ये गए इसीलिए थे वहाँ ओमान डिस्कस करने, क्योंकि ये इन दोनों कंट्रीज ये लिटोरल स्टेट्स हैं, इनका ही जो बॉर्डर है वो मिलता है और ये इन्हीं दो का टेरिटोरियल वाटर मिलता है। तो वो अगर ये पहले भी उन्होंने कहा था शुरू में, अगर याद हो कि जी जो भी डिसीजन होगा वो ओमान और हम मिलके करेंगे, तो वो अगर मिलके कोई एग्रीमेंट, लेकिन वो सब तो उस सूरत में बनेगा कि जब ये सूरत हाल खत्म होती है, ये तस्फिया खत्म होता है, एंड देन ऑनवर्ड्स फिर कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट्स होते हैं, फिर आप यूएन से उसको लाके जो है वो इंडोर्स करवाते हैं और बाकी ममालिक उसमें अपना वजन डालते हैं। खैर, वी हैव टू कंक्लूड इट। थैंक यू सो मच नगवाना हाशमी साहब, थैंक यू एहतशाम उल हक साहब। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है जहाँ हाकमियत अल्लाह ताला की ही मानी जाती है और आईन इस्लाम के मुताबिक क़वानीन की पाबंदी को यकीनी बनाता है। ऐसे में रियासत के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी को जिहाद कहना न सिर्फ गलत बल्कि खुल्लम खुल्ला गुमराही है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक रियासती इख्तियार की अताअत ज़रूरी है और उसके ख़िलाफ़ हथियार उठाना बगावत है। कुरान वाज़ेह करता है कि एक बेगुनाह का कत्ल पूरी इंसानियत के कत्ल के बराबर है, जबकि दहशतगर्द मासूम शहरियों, मसाजिद और स्कूल्स को निशाना बनाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी औरतों और बच्चों के कत्ल से सख्ती से मना फरमाया, जिससे दहशतगर्दी की मुकम्मल नफ़ी होती है। तमाम मकातब फ़िक्र के 1800 से ज़ायद उलमाए किराम पैगाम पाकिस्तान के तहत दहशतगर्दी और ख़ुदकुश हमलों को हराम करार दे चुके हैं। इस्लाम में जिहाद का इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ रियासत के पास है, किसी फ़र्द या गिरोह के पास नहीं। तो क्या दहशतगर्दी को जिहाद कहना दीन की खुली तहरीफ नहीं? क्या ये अनासर इस्लाम के नाम पर फसाद नहीं फैला रहे? और ये होते कौन हैं इस्लाम के ठेकेदार बनने वाले? सबको डिस्कस करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सफ़ीर पैगाम पाकिस्तान जनाब डॉक्टर अल्लामा ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये वो अनासर हैं जो ना सिर्फ ये कहते हैं कि दीन के ठेकेदार हम हैं, ज़िम्मेदार हम हैं, बल्कि अपनी जो लड़ाई है, इंतहा पसंदी है, शरपसंदी है, उसको जिहाद का नाम देते हैं। वो जिहाद जो इस्लामी तालीमात के मुताबिक बहुत ही तरीक़े से, सलीक़े से कुरान करीम में, शरीयत मोहम्मदी में और सुन्नत के ज़रिए जो है बयान हुआ है। ये वो दीन है कि जो रहमान रहीम के ज़रिए आया और जिसके ज़रिए हम तक पहुँचा वो मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और फिर जिस शहर से आया वो वहादल बलदिल अमीन। तो वहाँ से आने वाला दीन कैसे इस तरह की खुराफात को जो है वो जिहाद कह सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी खूबसूरत बात आपने इरशाद फरमाई कि दीन इस्लाम यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन जो रहमान और रहीम की सिफात है, जिनके अस्मा है, ये उन्होंने नाज़िल फरमाया और जिस अपने पैगम्बर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए इंसानों तक ये दीन पहुँचाया, वो हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम रहमतुल लिल आलमीन साहिब खुल्क़ अज़ीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौसम इंसानियत है। और यकीनन अल बलदुल अमीन जो मोहब्बत वही है, वो सबसे पहले वही से मुशर्रफ हुआ। तो यकीनन ये दीन रहमत है, ये दीन समाहत है, ये दीन मेहरबानी है, ये मौसम इंसानियत है, ये आदमियत की मैं समझता हूँ इंसानियत का जो बोल बाला उसको के बोल को बाला करने के लिए, उसके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए अल्लाह ताला ने हमें अता किया है। तो यकीनन उसमें इंसानों की फलाह बहबूद मुज़मिर है, ना कि उन्हें ना हक तरीक़ों से कत्ल करना और उस कत्ल व गारत को जिहाद का नाम देना। ये तो इस्लाम की यकीनन जो ताबीर व तशरीह और तालीम और उसकी तरबियत है, उससे बिल्कुल कुल्लम कुल्ला इनहराफ है। और ऐसा करने वाले यकीनन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 1400 साल पहले इनके बारे में इरशाद फरमाया था, इत्तख़ज़ अन्नास रूसन जुहाला वइज़ा सुइलू फ़अफ़्तू बग़ैर इल्मिन फ़ज़ल्लू व अज़ल्लू, कि जब क़यामत करीब होगी तो ऐसे लोगों को दीन के पेशवा समझा जाएगा जो बुनियादी तौर पर जाहिल होंगे, वो खुद भी भटके हुए होंगे, दूसरों को भी गुमराह करने का सबब बनेंगे। यकीनन आपने बिल्कुल दुरुस्त बात इरशाद फरमाई कि एक इस्लामी रियासत पाकिस्तान जैसी रियासत, जो मैं समझता हूँ कि तारीख़ इस्लाम में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रियासत के बाद
ये एक दूसरी रियासत जो एक नजरिए पर अकीदा इस्लाम की असास और बुनियाद पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लम की बुनियाद और बेस पर कायम हुई है, और जिसका दस्तूर आज भी उसकी पहली शिक ये है कि पाकिस्तान का सुप्रीम ला किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उस शरिया और फिर जिसकी अफवाज, जिसकी फौज, पाकिस्तान की पाक फौज, जिसका नस्बुल ऐन वो है क्या, ईमान, तकवा, जिहाद फी सबीलिल्लाह, ऐसी अफवाज की मौजूदगी में, ऐसी रियासत के मुस्तहकम वजूद के होते हुए कोई अलग से ग्रोह उठकर, कुछ अनासर उठकर ये कहें कि हम जिहाद कर रहे हैं, यकीनन रियासत के अंदर अलग से इस तरह की तहरीकें चलाना और जिहाद का नाम देना, ये यकीनी तौर पर, बिल्कुल वाज़ेह तौर पर गुमराही है, ये ज़लालत है। किताब और सुन्नत की तालीमात से बिल्कुल बगावत की बात है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाज़ेह इरशाद है, इन्नमल इमाम जुन्नतुन फलयुकातिल मिन वराई, कि जो इमाम से मुराद वक़्त की रियासत, जो रियासत होती है, जो वक़्त का हुक्मरान होता है, जो हमारा एक नज़्म ज़ब्त होता है हुकूमत का, फरमाया ये जुन्नतुन, ये डाल होती है अपनी कौम की, और उसकी सरपरस्ती में, उसके परचम के साए में जिहाद होता है। कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने सूरह अल-बकरा में इरशाद फरमाया कि जब बनी इसराइल पर जिहाद फर्ज किया गया तो उन्होंने अपने वक़्त के नबी से ये अर्ज किया था कि हमारा हुक्मरान कौन है, हमारी रियासत पहले तश्कील दे, हमारा हुक्मरान तय करे ताकि हम उसके परचम के साए में जिहाद करें। तो उन्होंने फौरन फरमाया था, ये नहीं फरमाया कि मैं अल्लाह का नबी मौजूद हूँ, मैं तुम्हारी तरबियत करने वाला, कहा कि वाक़तन ये सवाल दीन और शरीयत की रूह के मुताबिक है। फौरन उन्होंने रियासत की पहले तश्कील की, वो जैसे कैसे हालात थे वहां पर, और फिर उन्होंने हुक्मरान के तौर पर तालूत अलैहिस्सलाम का नाम अल्लाह के हुक्म से पेश किया। तो मालूम हुआ कि रियासत का वजूद और फिर हुक्मरान और जो वहां पे एक बाज़ाब्ता नज़म होता है उसके मतहत ही जिहाद होता है। इसके अलावा जिहाद नहीं होता, वो तखरीब कारी है, वो दहशत गर्दी है। और फिर बेगुनाह लोगों को और नमाजियों को, मासूम बच्चों को, खवातीन को, जिनको इस्लामी रियासत के इस्लामी जिहाद के दौरान भी कत्ल करना, बेशक वो किसी गैर मुस्लिम के क्यों ना हो बच्चे, उनका कत्ल करना, बच्चों का, बूढ़ों का, बीमारों का, ये इस्लाम में हराम है, किसी तौर पे भी जायज नहीं है। लेकिन यहाँ तो कोई चीज उसकी परवाह नहीं की जाती। कलमा यानी खैर शायर अल्लाह का नारा लगाकर अहया इस्लाम के दावेदार होकर और ये बताकर कि हम जिहाद कर रहे हैं उसके खिलाफ, कि जिसने एक्चुअली जिहाद से मुताल्लिक़ ऐलान करना है यानी रियासत, तो जो भी कुछ हो रहा है ये तखरीब कारी है, फितना अंगेज़ी है, शरपसंदी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। नाज़रीन, यकीन दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो या दुनिया भर में जहाँ भी हो, पाकिस्तान बहैसियत रियासत उसके ख़िलाफ़ न सिर्फ डट कर खड़ा हुआ है बल्कि दुनिया और दहशतगर्दी के दरमियान एक दीवार, आहनी दीवार की सूरत मौजूद है और दहशतगर्दी से नबर्द आज़मा भी है। और जिहाद सिर्फ रियासत का काम है, बाकी सब कुछ खुराफात हैं, बाकी सब कुछ जो है वो रियासत के ख़िलाफ़ बगावत है। प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।